नमस्कार, बहुत स्वागत आप सभी का एबीपी गंगा के इस न्यूज बुलेटिन में। मैं राजेंद्र देव। शाम के 5 बज चुके हैं और बुलेटिन की शुरुआत अब तक की 5 बड़ी खबरों के साथ करते हैं। पहली और सबसे बड़ी खबर सीतापुर जेल में बंद आजम खां की, जिन्हें ओवैसी की पार्टी ने साथ आने का खुला न्योता दे दिया है। दूसरी खबर दिल्ली से है। वहां पर कल जहांगीरपुरी इलाके में हुई हिंसा के बाद अब तक 14 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। इलाके में शांति व्यवस्था बहाल है, जबकि दिल्ली में हुई हिंसा के बाद यूपी में अलर्ट है और माहौल पर सीएम योगी खुद पैनी निगाह बनाए हुए। चौथी खबर साक्षी महाराज की। उन्होंने रामनवमी और हनुमान जयंती पर हुए पथराव को पत्थर जिहाद का नाम दे दिया है। पांचवी खबर इस बुलेटिन की होगी उत्तराखंड से। वहां पर सीएम धामी चंपावत से चुनाव लड़ सकते हैं और कभी भी इसके लिए औपचारिक ऐलान किया जा सकता है। तो 5 बड़ी खबरें जिन पर इस बुलेटिन में हमारी निगाह रहने वाली है, जिस बात पर हम विस्तार से बात करने वाले हैं इस बुलेटिन में। सबसे पहले दिल्ली हिंसा के बाद इसका सबसे नया वीडियो आ गया है सामने। जहांगीरपुरी उपद्रव का सबसे ताजा वीडियो आया है और इसमें एक शख्स गोली चला रहा है। इस वीडियो में साफ देखा जा सकता है एक व्यक्ति इसमें गोली चलाते साफ दिख रहा है। ये देखिए आप, ये जहांगीरपुरी हिंसा का सबसे ताजा वीडियो देखिए आप। नीले कुर्ते में, सफेद पजामे में ये व्यक्ति गोली चलाते साफ साफ दिख रहा है। एक्सक्लूसिव वीडियो और ये सबसे ताजा वीडियो है जहांगीरपुरी हिंसा का। कल ये हिंसा हुई हनुमान जयंती के जुलूस के दौरान। फायरिंग का वीडियो देख लीजिए आप, सबसे ताजा वीडियो। इस शख्स को भी साफ पहचाना जा सकता है। वैसे 14 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। ये देखिए आप, गोली चलाने वाले शख्स की पहचान की जा रही है। इसकी प्रक्रिया जारी है। दिल्ली हिंसा का ये सबसे ताजा वीडियो और इसमें एक व्यक्ति आप देख सकते हैं नीले कुर्ते में। देखिए फिर से आप, पत्थरबाजी कर रहे, पीछे से नीले कुर्ते में एक व्यक्ति आता है और वो फायरिंग करता है। देखिए ये सबसे ताजा वीडियो और इस व्यक्ति की पहचान की जा रही है। एक व्यक्ति साफ साफ गोली चलाते देखा जा सकता है नीले कुर्ते में। पत्थरबाजों के बीच में आता है, फायर करता है। फायरिंग की आवाज भी साफ साफ सुनाई दे रही है। पत्थरबाजी हो रही है, पत्थरबाजी चल रही है। इसी दौरान ये व्यक्ति आता है और फायर करता है। इसका एक्सक्लूसिव वीडियो देख रहे हैं आप। तो दिल्ली में जहांगीरपुरी हिंसा के 14 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। दिल्ली पुलिस के मुताबिक जिन 14 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है उस सूची में जाहिद अंसार, शहजाद, मुख्तियार अली, मोहम्मद अली शेख हसन, आमिर अख्सार, नूर आलम, मोहम्मद असलम, जाकिर अकरम, इम्तियाज, मोहम्मद अली, इरखान के नाम शामिल हैं। मोहम्मद असलम मुख्य आरोपी है और उसके पास से पिस्तौल बरामद होने की खबर भी है। वहीं दिल्ली हिंसा में एफआईआर में शांतिपूर्ण शोभा यात्रा में बहस की बात भी लिखी गई। बताया जा रहा है कि शाम 4:30 बजे दोनों पक्षों में बहस की शुरुआत हुई और इसके बाद देखते ही देखते दोनों तरफ से पत्थरबाजी होने लगी। आपको बताया कि कल जहांगीरपुरी में हनुमान जयंती के दौरान जुलूस जो निकला उसमें हिंसा हुई और उसके बाद अब कार्रवाई की जा रही है। 14 गिरफ्तार अब तक, मुख्य आरोपी भी गिरफ्तार। मोहम्मद असलम नाम का मुख्य आरोपी भी गिरफ्तार कर लिया गया है। और शनिवार को हनुमान जयंती के मौके पर दिल्ली के जहांगीरपुरी इलाके में शोभा यात्रा पर हुए हमले की घटना पर अयोध्या के संतों में भारी नाराजगी है। संतों ने हनुमान जयंती शोभा यात्रा पर हमला करने वालों पर सख्त कार्रवाई की मांग की। रामलला के मुख्य पुजारी आचार्य सत्येंद्र दास ने दिल्ली बवाल पर दुख जाहिर किया है। कहा है कि किसी भी धार्मिक यात्रा पर फूल बरसाए जाते हैं, लेकिन दिल्ली में धार्मिक यात्रा पर पत्थर बरसाए जाते हैं। राम भक्तों के और हनुमान जी के भक्तों के लिए बहुत बड़ा आघात है। उन पर पत्थर बरसाना, जहाँ की यात्रा में जो लोग भी जाते हैं, यात्रा में जो धार्मिक यात्रा होती है उसमें फूल बरसाई जाती है और वहाँ दिल्ली में पत्थर बरसाया जाता है। तो ये दुखद की बात है, ऐसा नहीं होना चाहिए। जिन लोगों ने ऐसा उपद्रव किया है उनके ऊपर कठोर कार्यवाही करना चाहिए। बांग्लादेशी मुस्लिम उस क्षेत्र में रहते हैं जिस क्षेत्र में पथराव हुआ है,
तो एक बात तो ये निश्चित करनी होगी सरकार को कि जवाबदेही तय करनी होगी कि दंगाइयों के लिए इस देश में कोई स्थान नहीं है। जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश सरकार ने, योगी सरकार ने संपूर्ण रूप से दंगा करप्शन को मुक्त करके आज उत्तर प्रदेश पूरे देश में एक नया कीर्तिमान स्थापित कर रहा है, मुझे लगता है कि ठीक इसी प्रकार से पूरे देश में एक कानून लागू करना होगा। और अब आपको सीधा कानपुर ले चलते हैं। विश्व हिंदू परिषद का कार्यक्रम राम उत्सव का चल रहा है, दुनिया का सबसे बड़ा कार्यक्रम। हमें लाइव तस्वीरें मिल रही हैं कानपुर से। राम महोत्सव का कार्यक्रम कानपुर में, विश्व हिंदू परिषद का और दुनिया का सबसे बड़ा राम महोत्सव कानपुर में इस वक्त ये कार्यक्रम चल रहा है। जल्दी ही आपकी स्क्रीन पर तस्वीरें होंगी। रतीश त्रिवेदी हमारे संवाददाता वहां से हमारे साथ जुड़ गए हैं। रतीश, क्या कार्यक्रम शुरू हो गया है, और अगर हाँ तो फिर इस वक्त कौन से नेता वहां पर हैं? विश्व हिंदू परिषद के कौन से बड़े लोग आपको दिखाई दे रहे हैं और कार्यक्रम कैसे आगे बढ़ रहा है? हाँ बिल्कुल, देखिए शेड्यूल्ड वक्त 4 बजे का था, 4 से 8 बजे का, और कल्चरल प्रोग्राम शुरू हो गए। सबसे पहले आपको भव्य तस्वीरें यहाँ की दिखा दे। रंगारंग तस्वीरें हैं और रंगारंग तस्वीरों में आपको दिखाइए कानपुर का निराला नगर रेलवे ग्राउंड है, और रेलवे ग्राउंड में आप पूरा भगवामय ग्राउंड को कर दिया गया। विश्व हिंदू परिषद का सबसे बड़ा कार्यक्रम रामोत्सव, धर्म ध्वजा लहरा रही है और पूरे कार्यक्रम को भगवा रंग दिया गया। वो आपको मंच दिखाएं। उस मंच पर सांस्कृतिक कार्यक्रम शुरू हो चुके हैं और सांस्कृतिक कार्यक्रमों की शुरुआत हो चुकी है, यानी 4 बजे से ये कार्यक्रम शुरू होना था, वो कार्यक्रम शुरू हो चुका है। शिव गर्जना होनी है। महाराष्ट्र के जो वाद्य यंत्र हैं उन वाद्य यंत्रों का भी परफॉर्मेंस यहाँ पर होना है। और जिस जगह हम खड़े हैं वो पुष्पक विमान है, जो कहा जा रहा है कि देश और दुनिया का सबसे बड़ा पुष्पक विमान बनाया गया है। अब तक 107 भगवान श्री राम के स्वरूप एक जगह इकट्ठा हुए हैं, ये रिकॉर्ड है। लेकिन अब भगवान श्री राम के स्वरूपों की बारी है, उनको आपको दिखाते हैं जो कानपुर प्रांत में आने वाले 21 जिलों से आए। ये देखिए, भगवान श्री राम के विभिन्न स्वरूप यहाँ पर बैठना शुरू हो गए हैं और ये संख्या 6000 की संख्या होगी जो भगवान श्री राम के स्वरूप के रूप में यहाँ पर दिखेगी। ये भगवान श्री राम के स्वरूप हैं। 3 स्वरूप यहाँ पर दिखेंगे, राजकुमार राम का, राजा राम का और वनवासी राम का। ये देखिए, वनवासी राम के रूप में यहाँ पर बैठे हुए हैं। और ये चित्रकूट से, महोबा से, बांदा से, फरखाबाद से, तमाम जनपदों से, कन्नौज से, कानपुर नगर, कानपुर देहात प्रांत जो है, कानपुर का विश्व हिंदू परिषद का जो प्रांत है कानपुर प्रांत, उसमें विभिन्न जिलों से आए हुए ये भगवान राम के स्वरूप हैं। मनमोहक तस्वीरें हैं और रिकॉर्ड बन रहा है। 6000 भगवान श्री राम के स्वरूप एक साथ एक जगह इसी जगह बैठेंगे। ये पुष्पक विमान बनाया गया है जो 24 फुट ऊंचा है, 100 मीटर लंबा और 300 मीटर चौड़ा है। और ये विभिन्न जगहों से आए हुए 10 वर्ष से लेकर के और 30 वर्ष तक की उम्र के ये भगवान श्री राम यहाँ पर विभिन्न स्वरूपों में नजर आ रहे हैं। और उनका परंपरागत वनवासी रूप हो, चाहे राजकुमार राम का स्वरूप हो और राजा राम का स्वरूप हो, मनमोहक दृश्य है। विश्व हिंदू परिषद ने यहाँ पर रामोत्सव की कार्यक्रम रखा है और ये सबसे बड़ा कार्यक्रम कानपुर से शुरुआत हो रही है। 4 बजे से 8 बजे का ये तयशुदा वक्त है। और यहाँ पर जो महानुभाव हैं, भैया जी जोशी संघ से आएंगे। इसके अलावा अगर बात की जाए तो साध्वी रितंबरा हैं, डॉक्टर रामविलास वेदांती, राम जन्मभूमि से जुड़े हुए पूर्व सांसद भारतीय जनता पार्टी के, वो यहाँ पर पहुँचेंगे। और उसके साथ ही तमाम अन्य लोग भी यहाँ पर पहुंचेंगे। मिलिंद परांडे जो विश्व हिंदू परिषद के केंद्रीय महामंत्री हैं वो पहुंचेंगे। मैदान में लोगों का आना शुरू हो गया है। करीब 1 लाख लोग यहाँ पर बताया जा रहा है कि पहुंचेंगे और आना भी शुरू हो चुके हैं। जो सांस्कृतिक कार्यक्रम है वो शुरू हो चुका है। ये आपको तस्वीर दिखाए पुष्पक विमान के अंदर हम खुद स्वयं यहाँ देखिए, भगवान राम के स्वरूप यहाँ पर आना शुरू हो चुके हैं और कई सारे जो भगवान के स्वरूप है वो बैठ गए, अपना स्थान ले लिया है। बजरंगबली भी यहाँ पर आ रहे हैं, बजरंगबली के स्वरूप भी हैं। एक अन्य आपको मंच दिखाएं, वो मंच देखिए, साधु वहाँ पर बैठना शुरू हो गए हैं। 108 साधुओं के बैठने के लिए एक अलग मंच बनाया गया है। जो हिंदू धर्म के अन्य जो पंथ हैं, अनेक पंथ हैं, बौद्ध है, जैन है, आर्य समाज है, निरंकारी है, तमाम पंथों के जो महानुभाव हैं, महासंत हैं, उनको वहाँ पर बैठाया जाएगा। और एक करने की एकता की ये बात है, एकता का संदेश देने की कोशिश है। और इसकी टैगलाइन है बच्चा बच्चा राम का, यानी जो राम, जो हिंदू घरों में जो हिंदू परिवार में पैदा होता है वो सभी बच्चे राम के स्वरूप है, भगवान श्री राम के स्वरूप है। और उसी स्वरूप में इनको लाने की कोशिश है और इस कोशिश की शुरुआत आज कानपुर से हो रही है। राम में खो जाने का दिन है और रामत्व का दिन है। और इस रामत्व के दिन में 6000 भगवान राम के स्वरूप एक साथ नजर आएंगे और उनके साथ 1000 से ज्यादा बजरंगबली हनुमान के स्वरूप नजर आएंगे। तो ये एक भव्य कार्यक्रम है और इस भव्य कार्यक्रम की रूपरेखा कुछ इस तरीके से खींची गई कि
तकरीबन शुरुआत तो हो गई है, लेकिन अब से कुछ देर बाद जो महानुभाव हैं भैया जी जोशी, साध्वी ऋतंबरा, डॉक्टर रामविलास वेदांती वगैरह यहाँ पर पहुँचेंगे और उसके बाद कार्यक्रम को आगे बढ़ाया जाएगा। लेकिन एक भव्य स्वरूप दिया गया है रामोत्सव। बिल्कुल, ये भव्य स्वरूप इन कलाकारों की वजह से भी है रतीश, जिनकी तस्वीरें आप दिखा रहे हैं। आप कह रहे हैं 6000 भगवान राम के स्वरूप हैं और हमारे दर्शक देख भी पा रहे हैं उनको, और आप बता रहे हैं कि 1000 हनुमान जी के स्वरूप वहाँ पर दिखाई दे रहे हैं आपको। तो आप इनसे बात अवश्य करें और इनसे पूछें कि भगवान राम का जो स्वरूप इन्होंने धारण किया है, इसका क्या अर्थ समझ रहे हैं, इसका मतलब क्या है और यह उत्सव क्यों मनाया जा रहा है। इनसे जरूर जानने का प्रयास करिए रतीश। बिल्कुल, देखिए बिल्कुल बहुत सारे भगवान राम के स्वरूप के रूप में यहाँ पर मौजूद बच्चे हैं, युवा हैं, उनसे बात कर लेते हैं। आज भगवान का कौन सा स्वरूप बन के आए हैं? मैं श्री राम का स्वरूप बन के आया हूँ। भगवान राम के अगर किरदार की बात की जाए तो आज आपने उस किरदार को ढाला है, उनके किरदार से क्या शिक्षा दीक्षा आपको मिलती, क्या सीख मिलती? उनकी सबसे पहले तो सादगी और उनके कहे हुए वचन का एक तरफ से निर्धारण करना कि हाँ, मैं अपने पिता के लिए, अपने परिवार के लिए और अपनी प्रजा के लिए आत्मसमर्पित हूँ। उन्होंने अपने बारे में कभी नहीं सोचा, हमेशा अपनी प्रजा के बारे में, अपने परिवार के बारे में सोचा। बजरंगबली भी बगल में विराजमान है और वनवासी स्वरूप में भगवान राम भी यहाँ पर मौजूद हैं। वनवासी स्वरूप भगवान राम का काफी संदेश देता है। क्या संदेश आप देना चाहते हैं और भगवान के इस वनवासी स्वरूप से आप क्या समझते हैं? क्या बता दें हमें। बहुत सारे लोग यहाँ पर आए और आगे भी लोग हैं, उनसे ही बात कर लेते हैं। जय जय श्री राम के नारे भी लग रहे हैं। वनवासी स्वरूप में आप भगवान श्री राम के आए हैं, क्या संदेश देंगे? भगवान के किरदार से क्या समझते हैं, उनके स्वरूप से? भगवान के बारे में क्या बताएंगे? भगवान राम के बारे में भगवान राम ने रावण का वध करके बहुत अच्छा किया है, यही बस। भगवान श्री राम के जी भगवान राम के स्वरूप में आप यहाँ पर बैठे हुए हैं, उनसे क्या शिक्षा लेते हैं? भगवान श्री राम हमारे आराध्य हैं, उनके ही हम कर कमलों पे चढ़ने की प्रेरणा से आते हैं कि उन्होंने अपने जीवन को जिस प्रकार से कठिनाइयों और एक प्रकार से जिस उससे वो गुजरे हैं, ऐसा जीवन अगर हमारे जीवन में आए तो हम भी कुशलता पूर्वक उसको निर्वहन करें। जय श्री राम। मर्यादा पुरुषोत्तम राम कहा गया, मर्यादा में आज जो आपका जीवन है, ये हम सबका जीवन है, उसमें कितना कम पाते हैं मर्यादा? ये हम लोग तो बड़ी सौभाग्य की बात है जो यहाँ पे आए हुए हैं, बहुत कम ही लोगों को यहाँ पे आने का मौका मिलता है। और जय श्री राम। भगवान श्री राम से आप क्या सीख पाते हैं? भगवान श्री राम से हम यही सीख पाते हैं कि अच्छे कर्मों पे अच्छे कार्य करके चलना चाहिए और धर्म की रक्षा के लिए करना चाहिए। बस, जय श्री राम। हिंदुत्व का एक बड़ा ये कहा जाए कि कार्यक्रम है, रामोत्सव का आयोजन विश्व हिंदू परिषद चाहता है, संघ चाहता है कि इस कार्यक्रम के जरिए हिंदुत्व की जो एकता है, यानी रतीश एक बार हमारे दर्शकों को ये जरूर बताइए कि जो इतना बड़ा आयोजन जिसका नाम है राम उत्सव, नाम इसका राम उत्सव है, 6000 रूप भगवान राम के धारण किए ये युवक, ये किशोर वहां पर बैठे हुए हैं और ये अपने तरफ से बता भी रहे हैं कि इनके लिए अर्थ क्या है भगवान राम के किरदार का, उनके चरित्र का, और उनसे सीख क्या रहे हैं। लेकिन आज के दिन का चुनाव क्यों किया गया और कानपुर का चुनाव क्यों किया गया इस कार्यक्रम के लिए, इतने बड़े उत्सव के लिए, इस पर एक बार रोशनी जरूर डालें हमारे दर्शकों के लिए रतीश। बिल्कुल, देखिए रामोत्सव का ये कार्यक्रम है और कानपुर से शुरुआत इसलिए क्योंकि कानपुर की इसको इसलिए चुना गया क्योंकि बुंदेलखंड के क्षेत्र से इसकी शुरुआत करनी चाहिए थी। डॉक्टर रामविलास वेदांती से जब हमारी बात हुई तो उन्होंने साफ तौर पे कहा कि कानपुर बुंदेलखंड जाने का प्रवेश द्वार माना जाता है और बुंदेलखंड से इस कार्य की शुरुआत होनी थी। विश्व हिंदू परिषद और संघ प्रमुख मोहन भागवत का ये महत्वपूर्ण एजेंडा है, या ये कहा जाए महत्वपूर्ण प्लान था, रणनीति थी कि रामोत्सव के रूप में इन बच्चों के अंदर जो संस्कार, भगवान श्री राम के हर कालखंड से इन बच्चों में जो संस्कार जाने चाहिए, इन युवाओं में जो संस्कार जाने चाहिए, उसकी प्रतिपूर्ति के लिए ये कार्यक्रम ज़रूरी था, रामोत्सव ज़रूरी था। और बच्चे आज के भगवान राम के हर कालखंड को, चाहे वो बाल्य रूप हो, चाहे युवावस्था का रूप हो, वनवासी स्वरूप हो, राजकुमार का स्वरूप हो, या राजा राम का रामराज कैसा था, इस सब को उनको जानना बेहद ज़रूरी है। और वो तभी हो सकता है जब इस तरीके के कार्यक्रमों का आयोजन हो। रामोत्सव का आयोजन का यही मकसद है कि संस्कार इनके अंदर डाले जाएं और समझाया जाए कि कैसे भगवान राम का उनका कालखंड था और भगवान राम ने जीवन में क्या किया, कितना त्याग किया, तब किया, वनवास काटा और उसके बाद वो एक बार राज करने पहुंचे और राम राज की स्थापना की।
एक राम के स्वरूप और हैं, काफ़ी मनमोहक है, उनसे बात करते हैं। भगवान श्री राम के स्वरूप में आप हैं, कहाँ से आए हैं आप? यशोदा नगर कानपुर से। बहुत ही मनमोहक स्वरूप आपने रखा है, ये क्या स्वरूप है? परमात्मा की कृपा है जो ऐसा स्वरूप दिया है, और ऐसा सौभाग्य है कि आज इतने बड़े आयोजन में हमें अवसर प्राप्त हुआ है। और हमारे जितने भी ये इसके सदस्य हैं, जितना बड़ा सुंदर सा आयोजन सजाया है, भगवान उनके कभी भी दुख ना आवे, पूरे परिवार पर सुख ही और शांति ही रहे। ठीक है रतीश, कानपुर से ही आए हैं यशोदा नगर से, और वाकई बड़ा मनमोहक रूप है इनका, आप ग्रहण करते हैं? बड़ा मनमोहन रूप है इनका, इसमें कोई शक नहीं है रतीश। और बहुत सारे वहाँ पर जो युवक और किशोर हैं जिन्होंने भगवान राम का रूप लिया हुआ है, वो सब बहुत आकर्षक लग रहे हैं। अपने 2 दिन के दौरे के दूसरे दिन सीएम योगी ने गोरखपुर में लॉ एंड ऑर्डर को लेकर समीक्षा बैठक की। इस दौरान गोरखपुर के तमाम जनप्रतिनिधि भी मौके पर मौजूद रहे। बैठक में सीएम योगी ने कोरोना और करंट लगने से जिन लोगों की मौत हुई है, उनके परिजनों को 2-2 लाख रुपए की आर्थिक मदद का चेक सौंपा। साथ ही अधिकारियों को निर्देश दिए कि जितने भी विकास कार्य हो रहे हैं, उनमें किसी तरह की कोताही न बरती जाए। सीएम योगी ने अधिकारियों को बारिश से पहले ही बांधों की मरम्मत करने और जल जमाव की समस्या से निपटने के भी निर्देश दिए। साथ साथ अपराध और अपराधियों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस नीति के तहत काम करने की हिदायत दी। इस बैठक में भाजपा विधायकों के साथ तमाम अधिकारी भी मौजूद रहे। देखिए, विकास कार्यों पर चर्चा थी। मंडल के जो भी हमारे जनपद हैं उन पर चर्चा हुई। जो पिछले गवर्नमेंट में कार्य हुए उस पर चर्चा हुई। आगे जो कार्य होने हैं, जो कार्य अभी लंबित हैं या जो कार्य अभी बाकी हैं, उन्हीं विकास कार्यों पर चर्चा हुई और बहुत अच्छी चर्चा। काफ़ी देर माननीय मुख्यमंत्री जी ने गांव के गरीब जनता से लेकर के और विकास से जुड़े हुए, सड़कों से जुड़े हुए, बिजली से जुड़े हुए, गेहूँ के क्रय केंद्रों से जुड़े लेकर के, पशु आश्रय से लेकर के सभी बिंदुओं पर जिलाधिकारी, सभी चारों जिलाधिकारी से उन्होंने एक फीडबैक लिया। लॉ एंड ऑर्डर को लेकर के गुंडे माफियाओं पे जो एक्शन हो रहे हैं और कड़ाई से एक्शन किए जाए। विकास कार्य हो रहे हैं उस पर समीक्षा, कौन लेट हो रहा है, इसमें क्या कमी है, क्या अधिक है, सब पर समीक्षा किए हैं और सभी अधिकारियों पर हर विकास कार्यों पर चर्चा की है, पूरे मंडल के हर जिले में जितने कार्य हो रहे हैं। इधर आजमगढ़ के मंदुरी एयरपोर्ट निर्माण का काम पूरा हो गया है। उड्डयन विभाग के अधिकारियों की एक टीम आजमगढ़ एयरपोर्ट पहुंची और निर्माण का निरीक्षण किया। रीजनल कनेक्टिविटी योजना के तहत आजमगढ़ में साल 2018 में एयरपोर्ट का निर्माण शुरू हुआ। 20 करोड़ से ज्यादा की लागत से बनने वाले इस एयरपोर्ट का निर्माण पूरा हो गया है। शुरुआत में आजमगढ़ से लखनऊ की ही उड़ान शुरू होगी। अन्य जगहों के लिए ऑपरेटर से बात चल रही है और उसके बाद अन्य जगहों के लिए यहां से उड़ान शुरू हो सकेगी। एक्सरे मशीन आ गई है, लोगों की चेकिंग के लिए सारी चीज़ तैयार है। उड़ान के लिए एयरपोर्ट तैयार है, सिर्फ औपचारिकताएं पूर्ण होना बाकी है। आजमगढ़ के लोगों को भी जल्द ही हवाई यात्रा का सुखद अनुभव महसूस होने वाला है। कनेक्टिविटी स्कीम के तहत आजमगढ़ हवाई अड्डे की स्थापना की गई है। इसके तहत आप देख सकते हैं कि आजमगढ़ हवाई अड्डा बनकर लगभग पूरी तरह तैयार है। आगमन से लेकर के निकास द्वार तक बनाए जा चुके हैं और सामने आप देख सकते हैं कि यहाँ सारे उपकरण लगा दिए गए हैं। फायर सर्विस की गाड़ियाँ भी यहाँ मौजूद हैं। ये सोचिए, ये आजमगढ़ के लिए कितना सुखद अनुभव महसूस कराएगा आजमगढ़ वासियों को जब वो यहाँ से जहाज के जरिए लखनऊ, दिल्ली, मुंबई की यात्रा करेंगे। और कल एक टीम ने आजमगढ़ आकर के इसकी आखिरी तैयारियों का भी जायजा लिया और इससे ये उम्मीद लगाई जा रही है कि जल्द ही यहाँ से उड़ानें शुरू होंगी। कैमरामैन गौरव श्रीवास्तव के साथ खुर्रम आलम नुमानी, एबीपी गंगा, आजमगढ़। आगे बढ़ते हैं। विधानसभा चुनाव में हार के बाद सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव को पार्टी की अंदरूनी कलह से दो चार होना पड़ रहा है, जहां पर खासतौर से पार्टी के मुस्लिम नेताओं ने अखिलेश यादव के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। और ये दौर तब शुरू हुआ जब चाचा शिवपाल की नाराजगी के बाद आजम खां के कुनबे ने भी अखिलेश यादव की मुखालफत कर साफ कर दिया। अब सपा के कद्दावर नेता आजम खां भी पार्टी से किनारा कर सकते हैं। वहीं अखिलेश यादव की आजम खां से दूरी बढ़ती दिखी तो यह मौका लपकने में AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने भी देर नहीं की। जेल में आजम खां को खत भेज दिया गया और इसमें सपा पर आरोपों की बारिश कर दी गई। वहीं आजम खां को AIMIM में शामिल होने का न्योता भी दिया गया है। तो पहले आपको यह बताते हैं कि AIMIM की ओर से आजम खां को जो चिट्ठी भेजी गई उसमें लिखा क्या है। इस चिट्ठी में आजम खां को AIMIM में शामिल होने का न्योता दिया गया है। 3 पन्नों की चिट्ठी में समाजवादी पार्टी पर बड़े आरोप लगाए गए। लिखा गया है कि सपा मुसलमानों की हमदर्द नहीं, सपा मुसलमानों का इस्तेमाल सिर्फ वोट बैंक की तरह करती है।
आजम खान जेल में बंद रहे, लेकिन अखिलेश यादव और उनके सिपहसालारों ने न तो आजम खान के लिए आवाज उठाई और न ही उनके परिवार के लिए। चिट्ठी के जरिए आजम खान से जेल में मिलने का वक्त भी मांगा गया है। लिखा गया है कि इजाजत मिलने के बाद AIMIM के बड़े नेता जेल में पहुंचकर आजम खान से मुलाकात करेंगे। AIMIM के प्रवक्ता मोहम्मद फरहान ने आजम खान को चिट्ठी लिखी और जिसके लिए असदुद्दीन ओवैसी ने उन्हें इजाजत भी दी है। साफ है कि यूपी में जमीन तलाश रही ओवैसी की पार्टी चाहती है कि आजम खान उनके साथ आए। मौका उन्हें इसलिए मिला है क्योंकि आजम खान और उनके परिवार की दूरी सपा अध्यक्ष के साथ बढ़ती दिखाई दे रही है। और वहीं यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने अखिलेश यादव पर प्रहार किया। उन्होंने कहा कि एमएलसी चुनाव में अखिलेश को जो घाव लगे हैं उसे वो कम करने की कोशिश में उपचुनाव के परिणामों को लेकर ट्वीट कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे वाली कहावत कर रहे हैं वो। शिवपाल यादव के कॉमन सिविल कोड की बात पर उन्होंने कहा कि भाजपा जो कहती है वो करती है और उत्तराखंड में भाजपा इस ओर कदम भी उठा रही। सपा में उठ रहे बता के सिरों पर उनका कहना था कि उनकी बीमारी है, मैं उसका इलाज जानता हूं, लेकिन फिर भी नहीं बताऊंगा। जिस पार्टी का कोई विचार नहीं, सिद्धांत नहीं, वहां ये हो रहा है और होना भी। हाल ही में हुए 2 लोकसभा सीटों और 2 विधानसभा सीटों पर जो नतीजे आए हैं उसके बाद अखिलेश यादव ने ट्वीट करके बीजेपी पर निशाना साधा है। शत्रुघ्न सिन्हा को बधाई देते हुए अखिलेश यादव ने लिखा है कि बीजेपी एक भी सीट नहीं जीत पाई। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ उप मुख्यमंत्री केशव मौर्य। केशव, जिस तरीके से ये जो उपचुनाव हुआ आसनसोल, वहाँ पर शत्रुघ्न सिन्हा जीत गया, बीजेपी नहीं जीत पाई, उसको लेकर अखिलेश यादव ने ट्वीट किया, लिखा कि बीजेपी उपचुनाव में एक भी सीट नहीं जीत पाई। श्री अखिलेश यादव जी को अभी विधान परिषद चुनाव में जो घाव लगा है उस घाव को सहलाने की कोशिश कर रहे हैं। पहले वो बताएं, विधान परिषद के जो अभी चुनाव हुए थे उसमें वह कितनी सीटें जीते हैं। पश्चिम बंगाल की बात ना करें, वह उत्तर प्रदेश की बात करें। और उत्तर प्रदेश में जनता ने और जनता के द्वारा चुने गए जनप्रतिनिधियों को जहां वोट डालने का अधिकार होता है, उन्होंने उनको धूल चटा दिया। भाजपा को 33 सीटों पर जिता दिया। इसके बाद वो जो घाव है उस घाव को भरने की कोशिश कर रहे हैं। और पहली बार विधान परिषद में पूर्ण बहुमत में बीजेपी आने वाली। निश्चित तौर से पूर्ण बहुमत में आ चुके हैं। केवल हमारे सभी जो सदस्य हैं उनकी शपथ होना बाकी है। और अब उच्च सदन भी, जैसे विधानसभा का हमारा बहुमत है वैसे ही उच्च सदन में भी हमारा विधान परिषद में बहुमत है। वहाँ नहीं जीत पाए तो ट्वीट के जरिए हमला करके कम से कम उस, मैंने कहा ना कि खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे। सवाल है, जैसे शिवपाल यादव ने 2 दिन पहले अम्बेडकर जयंती पर कहा कि कॉमन सिविल कोड, जो बात बीजेपी कहती थी, अब बात शिवपाल यादव भी वही बात कह रहे हैं। मेरा ये मानना है कि भारतीय जनता पार्टी जो कहती है वो करती है। और श्री राम जन्मभूमि पर मंदिर बनाने की बात हम लोग कहते थे, आज रामलला का भव्य मंदिर बन रहा है। धारा 370 हटाने की बात हम लोगों ने कही थी, आज धारा 370 समाप्त हो गई। कॉमन सिविल कोड की जहाँ तक बात है, इस दिशा में भी उत्तराखंड सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार, यह सब आगे बढ़ रही है। मैं समझता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी की जो विचारधारा है वही सही विचारधारा है। जो आज हमारी विचारधारा के विरोध में आज जिन भी विषयों पे आज होंगे वह कल उन विषयों को स्वीकार करेंगे। जो पहले विरोध में रहते थे आज उसको स्वीकार कर रहे हैं, तो यह कोई मेरे लिए आश्चर्य का विषय नहीं है। वो संकेत दे रहे हैं क्या साथ आने का, या फिर वो आना चाह रहे हैं, हरी झंडी नहीं मिल रही है? ये तो मेरा विषय अभी मैं समझता हूँ ये है नहीं। भाजपा प्रचंड बहुमत से देश में, प्रदेश विधानसभा में, लोकसभा में, विधान परिषद में, राज्यसभा में, हर जगह हम बहुमत में हैं। हमारी कोई ताकत जनता के आशीर्वाद से कम नहीं। तो चुनाव के पहले आपने हमसे बातचीत में एक बार कहा था, मुझे याद है, कि जब परिणाम आएंगे तो समाजवादी पार्टी में भगदड़ होगी। तो वही स्थिति देखने को मिले। पहले सहयोगियों ने तमाम सवाल उठाए, अब तो पार्टी के भीतर ही लोग सवाल उठा रहे हैं। ये समाजवादी पार्टी की बीमारी है। मैं उसका इलाज जानता हूँ तो भी नहीं बताऊँगा। मैं तो चाहूँगा कि वो बीमार रहे और जो आवाज़ उठ रही वो उठेगी ही। जिस पार्टी का कोई नीति नहीं, रीति नहीं, कोई सिद्धांत नहीं, कोई विचार नहीं, तो वहाँ तो यह होना भी चाहिए, हो भी रहा है। लेकिन ये उनकी पार्टी का आंतरिक मामला है, मेरी पार्टी का मामला नहीं।